तुम एक दूसरी दुनिया में पहुंचे थे। तुमने पूरे 3000 साल तक कल्टीवेशन की और आखिरकार उस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन गए। लेकिन कुछ समय पहले तुम्हारा अपनी पत्नी से बड़ा झगड़ा हो गया। पत्नी घर छोड़कर चली गई। उसने कहा उसे कुछ समय अकेले रहकर काम होना है। तुमने उसे रोका नहीं। तुमने बस यही सोचा कि तुम्हारे पास तो हजारों साल की लाइफ स्पैन है, धीरे धीरे इंतजार कर लोगे, वो एक दिन खुद वापस आ जाएगी। लेकिन तभी सिस्टम ने अचानक वार्निंग दी। बाहरी इवल डीमंस जल्द ही इस दुनिया पर हमला करने वाले हैं और तुम मर जाओगे। जब तुमने पत्नी से कहा कि तुम जल्द मरने वाले हो, तो उसने ठंडी आवाज में कहा, तो जल्दी मर जाओ। हाँ, एक ऐसा इंसान जिसकी 5000 साल की उम्र हो, वो कैसे मर सकता है? लेकिन जब तुमने अपनी मौत की बात अपनी साली को बताई, तो उसने तुम पर विश्वास कर लिया। उसके बाद वो तुम्हारे साथ पूरे चांगयून दालोक में घूमती रही। तुम उस लड़की लिनियन यू से मिले जिसे तुम पूरी जिंदगी कभी कोई जवाब नहीं दे पाए थे। तुम अपने पुराने दोस्त गोदावरन से भी मिले, जिससे मिले कई दशक बीत चुके थे, और तुमने उसके लिए एक छोटी गर्लफ्रेंड तक ढूंढ दी। तुम उस भाई से भी मिले जो इतने सालों से तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल पिल्स बनाता आ रहा था, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे लिए वो पिल्स बनाने के लिए जेन्युंगफू अपनी ही लाइफ स्पैन खर्च करता रहा। वो लगातार अपनी लाइफ फोर्स चलाकर भी तुम्हारे लिए दवाइयां बनाता रहा। जब तुम्हें ये बात पता चली, तो तुमने अपनी 4000 साल की उम्र खर्च करके उसके पुराने इंजरीज ठीक करने के लिए दवा बनाई। आखिर में तुम उस इंसान से भी मिले जो इतने सालों से लगातार तुमसे ड्यूअल करना चाहता था, महाद्वीप का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान वूजियन शीफ। समय बहुत तेजी से बीतता गया। इन 100 से ज्यादा दिनों में तुम लगातार महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। कुछ पुराने दोस्त तुम्हें तुम्हारी जवानी के दिनों से जानते थे। बहुत लंबे समय से तुम सब नहीं मिले थे। उनमें से ज्यादातर अलग अलग छोटे वर्ड्स में रहते थे। जब तुम उनसे दोबारा मिले, तो तुम्हारे दिल में भी कई इमोशंस उठे। तुम लगभग हर दोस्त के पास कुछ दिन रुके, और लोईचंग, जिस रात तुम यायूक से निकले थे, उसके बाद उसने ना तुम्हें और ना ही लोईजंग को कोई मैसेज भेजा। यहां तक कि महाविनाश आने से एक दिन पहले भी उसने तुमसे संपर्क नहीं किया। 100 से ज्यादा दिनों की दिस जर्नी के बाद तुम आखिरकार अपने सभी दोस्तों से विदा लेकर अपने घर लौट आए। सब कुछ पहले जैसा ही था। तुम आंगन में दाखिल हुए और हल्का सा मुस्कुराए। लोईजंग कमरे के अंदर गई, फिर थोड़ी देर बाद बाहर आकर बोली, दीदी शायद वापस आई थी। तुम बस हल्का सा मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, क्योंकि जैसे ही तुम अंदर आए थे, तुम समझ गए थे। हवा में अभी भी उसकी फमीलियर खुशबू बाकी थी। वो आखिरी समय में भी तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। लोईचंग शायद अभी कुछ देर पहले ही यहां से गई थी। शायद उसने तुम्हें और लोईजंग को लौटते देखा और जल्दी में चली गई, और अब शायद कहीं दूर छिपकर इस तरफ देख रही थी। तुम आसमान में धुंधले दिख रहे सितारों को देखते रहे। इस पल तुम्हारे दिल में एक अजीब सी शांति थी। पुराने दोस्तों के साथ बिताए इस समय ने तुम्हारे दिल का हर बोझ खत्म कर दिया था। इस जिंदगी में अब तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारे पास दोस्त थे, प्यार था, और अधूरा प्रेम भी पूरा हो चुका था। पूरी जिंदगी तुमने पुण्य कमाए थे, और अब मरने से पहले तुमने अपने हर पुराने दोस्त की इच्छा पूरी कर दी थी। उन्हें जीने की उम्मीद दी थी। यहां तक कि अपनी आखिरी घड़ी में भी तुम अकेले नहीं थे। लोईचंग उठकर तुम्हारे पास आकर लेट गई। तुम मुस्कुराए और उसकी तरफ देखकर बोले, इन दिनों मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। तुम्हारी मुस्कान और ये शब्द सीधे उसके दिल में चुप गए। और तभी तुम्हारे कानों में सिस्टम की आवाज दोबारा गूंजी, बस आखिरी 1 घंटा बचा है। समय पूरा होने से पहले आउटर डोमेन पहुंच जाओ, महाविनाश आने वाला है। तुमने लुआजी की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लुआजी, मुझसे वादा करो, अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कोई बेवकूफ़ी मत करने देना, और तुम भी अपना ध्यान रखना। अगर हो सके तो किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेना। ये सुनते ही लुआजी की सांसें रुक गईं। इतना कहने के बाद तुम अचानक वहीं से गायब हो गए। वो तुरंत खड़ी हुई, लेकिन चाहे जितना खोजती रही, उसे तुम्हारा कोई निशान नहीं मिला। उस पल असीम खालीपन ने उसे घेर लिया। वो चिल्लाना चाहती थी, जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं कर पाई। बस खामोश आंसू बहते रहे। हवा चल रही थी, सूखे पत्ते जमीन पर बिखरते जा रहे थे। तुम शून्य में खड़े होकर नीचे आंगन को देख रहे थे। सब कुछ इतना फेमिलियर था। तुम मुस्कुराए, फिर अपने शरीर पर बची आखिरी चीज निकाली, कुछ कम्युनिकेशन स्टोन्स। मैं जा रहा हूं, मुझसे वादा करो, आने वाली जिंदगी में अपना ख्याल रखना। तुमने ये मैसेज अपने सभी पुराने दोस्तों को भेज दिया। उसके बाद तुम शांत होकर मुस्कुराए। तुमने हाथ खोला और कम्युनिकेशन स्टोन जमीन की तरफ गिरने लगे। अचानक वो जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने आसमान की तरफ देखा, और अगले ही पल तुम्हारा शरीर गायब हो गया। तुम पूरी स्पीड से ऊपर उड़ने लगे। तुम्हारी परछाई टूटते तारे जैसी लग रही थी। बहुत जल्दी तुम आउटर स्पेस तक पहुंच गए। सूरज की रोशनी तुम्हारे शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन वो गर्मी भी तुम्हारी दिल की ठंडक मिटा नहीं पा रही थी। तो मौत आने का एहसास
ऐसा होता है। सिस्टम, अब कितना समय बचा है? वो आ गया। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही तुमने देखा, हजारों मील दूर एक विशाल काला ग्रह बाकी लोगों की तरह वो सिर्फ पैनिक नहीं हुआ, उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। हाथ में पकड़ा कम्युनिकेशन स्टोन भी ठीक से संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। जिस पल उसने तुम्हारा मैसेज सुना, उसे भी एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने तुरंत तुम्हें कई आवाजें भेजी, लेकिन सब समुद्र में पत्थर गिरने जैसी गायब हो गईं। फिर उसने आसमान को बदलते देखा। एक काला तारा जो निराशा की औरा से भरा था, सूरज को ढकते हुए चांगयुन दातू की तरफ बढ़ रहा था। उसी पल उसे समझ आ गया कि तुम्हारी बातों का असली मतलब क्या था। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि तुम अकेले उस विनाश के सामने खड़े हो और दुश्मन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसके दिल में अंतहीन डिस्पेयर भर गया। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम्हें जिंदा लौटना ही होगा, तुम्हें जरूर लौटना होगा। जाकी जियो के दिमाग में अचानक वो दृश्य घूम गया जब वो आखिरी बार तुम्हारे आंगन में आया था। अब जाकर उसे समझ आया कि उस दिन तुम्हारी बातों का मतलब क्या था। तुम सच में मरने वाले थे। शायद तुमने बहुत पहले ही इस दिन को देख लिया था। जब उसने तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे घावों से भरते देखा, तो वो बस आसमान की तरफ देखकर करजा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी सच्चाई और भावनाओं को देखकर तुम्हें सुरक्षित वापस भेज दिया जाए। अगर तुम मर गए तो उसकी जिंदगी की सारी यादें हमेशा के लिए जम जाएंगी, क्योंकि तुम सिर्फ दोस्त नहीं थे, तुम वो भाई थे जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहा था। तुम्हें जिंदा रहना होगा। एक पहाड़ की चोटी पर जनयोग फू भी उसी तरह खड़ा था जैसे जाकी जियो। लिंग मैं उसके पास खड़ी उसे सहारा दे रही थी। जो इंसान हमेशा बैल जैसा ताकतवर दिखता था, जिसे चनयांग ने सबसे बहादुर आदमी कहा था, आज उसकी हालत ऐसी थी कि हल्की हवा भी उसे गिरा सकती थी। चांगानगर, तुम्हें जिंदा लौटना ही होगा। उसी समय आसमान के ऊपर एक आदमी दांत खींचे पूरी ताकत से आउटर डोमेन की तरफ उड़ रहा था। वो था चांगयुन दातू का माना हुआ दूसरा सबसे शक्तिशाली इंसान, ऊजियंशी। लेकिन चाहे वो कितनी भी तेजी से ऊपर बढ़ा, वो उस चलती हुई मैग्मा जैसी लेयर को पार नहीं कर पाया। उसे मजबूर होकर नीचे रुकना पड़ा। उसने मुट्ठियां भींच ली और आखिरकार उसे समझ आया कि 6 महीने पहले तुमने जो बातें कही थीं, वो सब सच थीं। तुमने पहले ही अपनी मौत देख ली थी। तुम्हारे आंगन में बिताया गया वो समय उसकी पूरी जिंदगी का सबसे खुशहाल समय था। तुमने उसे बहुत कुछ सिखाया था, तुमने उसे इस दुनिया की खूबसूरती दिखाई थी। लेकिन अब वो इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि तुम्हारे साथ खड़े होकर दुश्मनों से लड़ सके। तुम मर नहीं सकते, तुम्हें जिंदा लौटना ही होगा। एक दिन मैं तुम्हें जरूर सरपास करूंगा। वो जैनशी ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। दूसरी तरफ लिनियन यूई खाली आंखों से आउटर डोमेन को देख रही थी। वो अब खड़ी भी नहीं रह पाई थी। वो जमीन पर बैठ चुकी थी। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। आंसू उसके चेहरे का मेकअप पूरी तरह बहा चुके थे। उसे पछतावा हो रहा था। उसे पछतावा था कि उसने तुम्हें जाने दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला। उसे तुम्हारे वो शब्द याद आने लगे और हर याद उसके दिल को काट रही थी। जब तुमने कहा था कि तुम मर जाओगे, वो सच था। लेकिन फिर बाद में तुमने उसे झूठ क्यों कहा कि तुम नहीं मरोगे? तुमने क्यों कहा था कि अगले साल फिर मिलने आओगे? उसे हमेशा लगता था कि समय के साथ एक दिन उसका और तुम्हारा भी सुंदर फ्यूचर होगा। भले वो सिर्फ तुम्हारे पास खड़ी रह सके, उसके लिए वही काफी था। लेकिन अब तुम अकेले पूरी दुनिया की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। लिनियन यूई की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगी। चुबाओ धान के मुख्य भवन में हर इंसान आसमान को देखकर चढ़ हो चुका था। सबसे आगे हुआंग चाओ चाओ थी, जिसे एक नौकरानी सहारा देकर पकड़े हुए थी। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। उसके रोने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। शीशिंग, शीशिंग, शीशिंग। वो एक बच्चे की तरह रो रही थी। उसके दिमाग में 6 महीने पहले का वो दिन घूम गया जब वो तुमसे मिलने आई थी। अब जाकर उसे समझ आया कि तुम्हारी सारी बातें सच थीं। तुम सच में मरने वाले थे। अब उसे समझ आया कि तुमने इतनी जल्दी उसे पति ढूंढने के लिए क्यों कहा था। अब उसे समझ आया कि तुमने उसे इतने खुले दिल से करोड़ों स्पिरिट स्टोन्स क्यों दिए थे। अब उसे समझ आया कि तुमने उसे इतना प्यार क्यों किया, यहाँ तक कि उसके लिए आउटर डोमेन में एक पहाड़ बनाकर उसका नाम सिंगचन तक रख दिया था। जब उसने तुम्हें लाखों काले सायों से घिरा देखा और तुम्हारा शरीर धीरे धीरे टूटता देखा, तो वो पागलों की तरह ऊपर उड़कर तुम्हारी मदद करना चाहती थी। लेकिन वो जानती थी उसके पास इतनी ताकत ही नहीं थी। वो आउटर डोमेन तक पहुंच भी नहीं सकती थी। निराशा, दर्द, पछतावा, इन सबने उसकी आंखों के सामने अंधेरा कर दिया। बाकी जुबाओ तांग के लोग तुरंत उसे संभालने दौड़े। और दूसरी तरफ तुमने अपनी जिंदगी में शायद कभी इतनी कठिन लड़ाई नहीं लड़ी थी। तुमने अब तक जो कुछ भी सीखा था सब इस युद्ध में इस्तेमाल कर दिया और लड़ते लड़ते तुम और मजबूत होते जा रहे थे। लेकिन ब्लैक शैडो सोल्जर्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। तुम एक को मारते तो डार्क प्लैनेट के अंदर से दूसरा निकल आता। तुम्हें नहीं पता था कि उनका अंत है भी या नहीं, लेकिन तुम जो कर सकते थे वो सिर्फ लड़ना था। एक पूरा दिन और एक पूरी रात ऐसे ही बीत गई। तुम्हारे लंबे बाल बिखर चुके थे, पूरा शरीर खून से लथपथ था। इस जिंदगी में तुम कभी इतने मिजरेबल नहीं दिखे थे। मारो,
लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता था, तुम्हारी दहाड़ अभी भी आसमान को हिला रही थी। तुम अभी अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे थे। डार्क प्लैनेट जैसे पागल होकर लगातार हमला करता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो कांपने लगा, क्योंकि जब भी वो किसी दुनिया पर हमला करते थे उन्हें कभी कोई रोक नहीं पाया था। उन्होंने 10,000 से ज्यादा जीवित दुनियाओं को तबाह किया था, लेकिन आज एक अकेला इंसान उन्हें पहली बार डर का मतलब समझा रहा था। एक दिन की लड़ाई के बाद तुम्हें आखिर समझ आया कि डार्क प्लैनेट असल में क्या था। वो कोई ग्रह नहीं था, वो एक विशाल जीवित प्राणी था। हर ब्लैक शैडो सोल्जर उसके शरीर का एक हिस्सा था। लगातार एक दिन की लड़ाई के बाद वो ग्रह अब अपने असली आकार का सिर्फ आधा रह गया था। अब वो डार्क प्लैनेट डर चुका था, वो तुमसे भय खाने लगा था। तभी एक अजीब आवाज जो पागलपन और गुस्से से भरी थी उस ग्रह के अंदर से गूंजी। अचानक पूरा डार्क प्लैनेट फट गया। धड़ाम! पलक झपकते ही 1 लाख ब्लैक शैडो सोल्जर्स तुम्हारे सामने खड़े थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान छूता हुआ काला पहाड़ हो, या फिर इंसानों के लिए कभी पार न की जा सकने वाली खाई। लेकिन तुम हंस पड़े। आओ, अगर तुम सांगमिन दालोप में घुस गए तो मेरी हार होगी। तुम्हारी आवाज में पागलपन भरा कॉन्फिडेंस था। पूरा सांगमिन दालोप एक दिन और एक रात से सोया नहीं था। हर इंसान बस आसमान की तरफ देख रहा था। जब तुम महाद्वीप के नंबर 1 एक्सपर्ट बने थे, उसके लगभग 50 साल बाद तुम धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर हो गए थे। बहुत कम लोग तुम्हें दोबारा देख पाए थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो तुम्हारे फेमस होने के बाद पैदा हुए थे। उनके लिए तुम सिर्फ लेजेंड्स और स्टोरीज में मौजूद थे, लेकिन आज पूरे महाद्वीप में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और वर्शिप महसूस न करता हो। कमजोर लोग तुम्हें साफ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो आसमान में फैले अनगिनत काले साए देख सकते थे। एक इंसान, एक तलवार और सामने पूरी दुनिया को मिटा देने वाली डिजास्टर। तुमने एक दिन और एक रात तक डार्क प्लैनेट को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तुम इंसानों का गर्व थे। हीरो कभी बूढ़े नहीं होते। और फिर तुम एक बार फिर अकेले 1 लाख ब्लैक शैडोज की तरफ दौड़ पड़े। पलक झपकते ही तुम काले सायों के समुद्र में गायब हो गए। अब लोग तुम्हें देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें पता था तुम अभी भी लड़ रहे हो। हमलों की आवाजें लगातार आसमान को हिला रही थीं। आधी रात और बीत गई। 1 लाख ब्लैक शैडोज अब सिर्फ 10,000 बचे थे। और तभी लोगों ने तुम्हें फिर देखा। इस समय तुम्हारे पास सिर्फ एक हाथ बचा था। तुम्हारी लंबी तलवार अब टूटकर छोटा सा टुकड़ा रह गई थी, लेकिन तुम्हारी हंसी अभी भी जारी थी। बस इतना ही, तुमने बाकी बचे 10,000 ब्लैक शैडोज को देखकर हंसते हुए कहा। तुम्हारा पूरा शरीर डरावने घावों से भरा था, लेकिन तुम्हें दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। तुम्हारा शरीर टूट चुका था, फिर भी तुम एक कदम पीछे नहीं हटे। उल्टा तुम फिर उनकी तरफ दौड़ पड़े। बाकी बचे ब्लैक शैडोज भी तुम्हें देखकर कांपने लगे, क्योंकि वो समझ चुके थे तुम मरने वाले हो, लेकिन उन्हें साथ लेकर मरोगे। आधी टूटी तलवार लेकर तुमने हजारों दुश्मनों का पीछा किया। आखिर में 1 लाख में से सिर्फ 1,000 शैडोज बचे। अब वो डर से भाग रहे थे। उनकी चीखें अजीब और भयानक थीं। जिस एरोगेंस के साथ वो आए थे, अब वो पूरी तरह टूट चुका था। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी, मिशन कंप्लीट। ये सुनकर तुम मुस्कुराए। इस समय तुम्हारे हाथ पैर पूरी तरह खत्म हो चुके थे। तुम्हारी सिर्फ एक आंख बची थी। शरीर का खून भी लगभग सूख चुका था। तुमने स्पिरिचुअल एनर्जी से बने अपने हाथ को देखा। उसमें अब सिर्फ तलवार का हिल्ट बचा था। तुम्हारी आखिरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तलवार का टूटा हुआ हिल्ट धीरे धीरे तारों के बीच दूर उड़ने लगा। फिर तुमने पीछे मुड़कर सांगियुन तालाब की दिशा में देखा और धीरे से कहा, सिस्टम, मुझसे एक आखिरी मदद करोगे?